नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। चलिए आइए, हम लोगों ने जैसा कि डिस्टेंस रिले पढ़ चुके हैं ना। डिस्टेंस रिले में हम इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और माहो रिले, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि मैं एक ऐसा टेबल बनवाऊंगा जिससे आपका डिस्टेंस रिले का जितना मेन चीज़ हमको उसको जानना होता है या जहाँ से मेरे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें उस टेबल में आ जाएंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्टेंस रिले पढ़ा है उसको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये टेबल इसलिए बनवाई जा रही है कि क्विक रिवीजन के लिए बनवाई जा रही है। बाकी हमको जो थ्योरी है, जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं, उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको तो समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तभी हमको सफलता मिलने वाली है। अदरवाइज वो ज़माना चला गया कि राजपूत रट के हम नौकरी पा जाएं या जेबी गुप्ता रट के नौकरी पा जाएं, वो ज़माना रह ही नहीं गया है। आपको डीपली कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलते हम लोग बनाते हैं। हेडिंग डालते हैं कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस रिले। कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस रिले। अब देखिए, ये डिस्टेंस रिले का हमको कंपैरिजन करना है। डिस्टेंस रिले हमारी कौन कौन सी थी? हम क्या करते हैं, हम कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। ये जैसे कि मैं एक कॉलम ये कुछ ऐसा बना लूँ, अब फ्री हैंड बना रहा हूँ तो हो सकता है कि लाइन ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। हम लोगों के पास 3 डिस्टेंस रिले होते हैं, जिसमें हमारा इम्पीडेंस एक होता है, दूसरा माहो होता है, तीसरा रिएक्टेंस होता है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा है बस उसी के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है, और कुछ नहीं है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अभी तक आप जो भी पढ़ चुके हैं उसी को इस लिस्ट में बनाना है। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमको क्विक रिवीजन में आसानी होगी। हाँ, ये देखो हमारा रिले का कॉलम होगा। रिले में आपका कौन कौन सा रिले है? एक इम्पीडेंस रिले है, इम्पीडेंस रिले, और दूसरा आपका माहो रिले हो जाएगा, तीसरा आपका रिएक्टेंस रिले हो जाएगा, रिएक्टेंस रिले। और सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ऑपरेटिंग टार्क की, ऑपरेटिंग टार्क का मतलब टीओ, ऑपरेटिंग टार्क का मतलब टीओ। तो ऑपरेटिंग टार्क में इम्पीडेंस रिले में ध्यान दो, यहाँ पर ऑपरेटिंग टार्क जो डेवलप होता है, जो मेरा इम्पीडेंस रिले होता है, अगर आपको याद हो, आप रिकॉल करिए उस चीज़ को कि जब आप इम्पीडेंस रिले की बात करते थे तो उसमें जो ऑपरेटिंग टार्क डेवलप होता था वो करंट कॉइल के कारण होता था, और रिस्ट्रेनिंग टार्क वोल्टेज कॉइल के कारण होता था। ऑपरेटिंग टार्क करंट कॉइल के साथ, करंट कॉइल से, और रिस्ट्रेनिंग टार्क वोल्टेज कॉइल से।
तो वोल्टेज कॉइल कहूँ या मैं पोटेंशियल कॉइल कहूँ, उस पर आप मत जाइए। तो एक कॉलम मेरा ऑपरेटिंग टार्क का है और एक कॉलम मेरा रिस्ट्रेनिंग टार्क का है। अब उसी चीज़ को लिखो, इम्पीडेंस रिले में ऑपरेटिंग टार्क किससे डेवलप होता है? करंट से डेवलप होता है ना। इम्पीडेंस रिले में करंट से डेवलप होता है। अगर आपको याद हो तो T = KI² माइनस K2 K1I² माइनस K2V², इसी को तो आपने लिखा था K1I² इज़ ग्रेटर देन K2V²। तो यही चीज़ यहाँ पर है, ऑपरेटिंग टार्क करंट से डेवलप होता है और स्ट्रेनिंग टार्क वोल्टेज से डेवलप होता है। अब आ जाते हैं हम लोग महो रिले में। अब महो रिले को आप रिकॉल करिए तो महो रिले में ऑपरेटिंग टार्क डेवलप हुआ करता था करंट और वोल्टेज दोनों से, मीन्स VI cos थीटा माइनस टाउ से। यही होता था ना। जब महो रिले में ऑपरेटिंग टार्क हमारा डेवलप होता था, करंट और वोल्टेज दोनों कॉइल को मिलाकर ऑपरेटिंग टार्क मेरा डेवलप हुआ करता था। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों मिलके ऑपरेटिंग टार्क डेवलप करते हैं तो उसका आता है फार्मूला VI cos थीटा माइनस टाउ। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दूंगा मैं, VI cos थीटा माइनस टाउ। और रिस्ट्रेनिंग टार्क किससे डेवलप होगा? वोल्टेज कॉइल से। आप याद करिए, आप उस चीज़ को रिकॉल करिए, अपने आप आ जाएगा दिमाग में। अब आ जाते हैं रिएक्टेंस रिले में। रिएक्टेंस रिले में आपको याद हो तो ऑपरेटिंग टार्क डेवलप होता था करंट वाले से, करंट कॉइल से, और रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप होता था करंट और वोल्टेज दोनों को मिला के, दोनों कॉइल को मिला के। मीन्स ये हो जाएगा रिस्ट्रेनिंग वाला VI cos थीटा माइनस टाउ, यही होगा ना, VI cos थीटा माइनस टाउ। इतना आपका आ गया ये इम्पीडेंस रिले, महो रिले, रिएक्टेंस रिले। इसमें तीनों रिले हैं, आप ये कॉलम बना लेंगे, आप इसको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक इसकी कैसी बनती है? कैरेक्टरिस्टिक इसकी कैसी बनती है? कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आपको अगर याद हो तो इम्पीडेंस रिले में सर्किल टाइप का बनता है और उसका जो ओरिजिन होता है या जो सर्किल का सेंटर होता है वो ओरिजिन पर होता है। ये R हो गया और ये X हो गया। ये हमारा ऑपरेटिंग रीच होगा या जोन होगा, ये ऐसे आप कह सकते हो। इम्पीडेंस रिले का आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बना है। इसके अंदर वाला पूरा भाग, इसके अंदर वाला भाग ऑपरेटिंग जोन में होगा और बाहर वाला भाग हमारा ब्लॉकिंग जोन में होगा। मीन्स अंदर अगर कोई आया फॉल्ट, अंदर फॉल्ट आने का मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू आना। अगर अंदर आएगा तो रिले ऑपरेट करेगा, अगर बाहर आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। ये आपका हुआ इम्पीडेंस रिले का। अब देख लो आप महो रिले का। महो रिले में आपको याद हो तो महो रिले में जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आती है उसमें एक ऐसा सर्किल बनता है जो कि ओरिजिन से जाता है, जो कि ओरिजिन से पास होता है और जो उसका सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, एक्स एक्सिस से टाउ डिग्री शिफ्ट होता है। यही तो होता है। जो सर्किल है वो ओरिजिन से तो जाएगा, एक्सिस के ओरिजिन से जाएगा, लेकिन जो सर्किल का सेंटर है वो टाउ डिग्री एक्स एक्सिस से शिफ्ट करता है। ऐसा कुछ बनता है। देखिए इसको नहीं, पहले बना लेता हूँ तब एक एक्सिस बनाऊंगा। ये हमारा एक ये सर्किल हो जाएगा और ये R होगा, ये X। ये ऐसे बनता है हमारा महो रिले का कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर आएगा फॉल्ट तो रिले ऑपरेट करेगी, इसके बाहर आएगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। इसके बारे में आप लोग सब जानते हो।
ये हमारा है रिएक्टेंस रिले का, ये रिएक्टेंस रिले का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो कुछ इस तरीके से हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती है, कुछ इस तरीके से हमारी कैरेक्टरिस्टिक बनती है। अब हम लोग देख लेते हैं इन्हीं रिलो में इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ ग्राउंड रेजिस्टेंस या अर्थ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस या इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस। तो अगला मेरा हो जाएगा इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस, दूसरा या तो इसी को या तो आर्क रेजिस्टेंस या तो अर्थ रेजिस्टेंस। देखो अर्थ रेजिस्टेंस का प्रभाव कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ता है, कहाँ सबसे कम पड़ता है, पहले ये समझो। आपने देखा था इफेक्ट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, आपने ये देखा था, थोड़ा सा एक सेकंड, आपने ये देखा था कि रिएक्टेंस रिले में अर्थ रेजिस्टेंस का या आर्क रेजिस्टेंस का प्रभाव सबसे कम पड़ता था। रिएक्टेंस रिले में आपने देखा था कि अर्थ रेजिस्टेंस का या आर्क रेजिस्टेंस का प्रभाव सबसे कम पड़ता था। आपने देखा था अंडर रीच वाले में आपको हमने ये बताया था कि मान लेते हैं हमारा ये इम्पीडेंस रिले का है सर्किल, इम्पीडेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक है, और इम्पीडेंस रिले के बाद हमने ये माना था कि ये हमारा रिएक्टेंस रिले है, ये रिएक्टेंस रिले है, ये इम्पीडेंस रिले है, और ये वाली एक मेरी और है माहो रिले, ऐसा कुछ है माहो रिले। तो इसमें ये हुआ था कि जब लाइन में फॉल्ट आया करता था ना, जब हमारा, आपको याद हो पिछली क्लास में हमने ये बताया था, ये ऐसे कुछ था, जब हमारा रिले से दूर फॉल्ट आता है तो ये जो इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस में, ये जो इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस में हमारा क्या होता है, इस ग्राउंड के रेजिस्टेंस को, ये अर्थ रेजिस्टेंस भी जुड़ता है, ये अर्थ रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ता है। जब ये अर्थ रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो जो ये इम्पीडेंस आया, ये सर्किल के बाहर आ गया, इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो सर्किल के बाहर आ गई। सर्किल के बाहर आने का मतलब कि रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इस अर्थ रेजिस्टेंस के कारण हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता, सबसे पहले अफेक्ट हमारा माहो रिले हो रहा है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा मेरा कौन इफेक्टेड हो रहा है इसके कारण, माहो रिले। ये ब्लैक वाला जो है ये माहो रिले है, ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, थोड़ा सा बनाने में ठीक नहीं लग रहा, ये हाँ, सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट हो रहा है, माहो रिले हो रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो माहो रिले के सामने हम लिख देंगे सीवियर इफेक्ट। और सबसे कम कौन अफेक्टेड हो रहा है, देखो रिएक्टेंस यहाँ है, रिएक्टेंस वाला ये यहाँ लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे जितना भी यहाँ तक का पार्ट है सब इसका ऑपरेटिंग जोन में है। तो रिएक्टेंस रिले में तो ऑपरेट करेगा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस के कारण या आर्क रेजिस्टेंस के कारण सबसे कम अफेक्ट रिएक्टेंस रिले में पड़ता है, सबसे कम इफेक्ट रिएक्टेंस रिले में पड़ता है। मीन्स ये हो जाएगा लीस्ट इफेक्ट। और अब बचा हमारा एक इम्पीडेंस रिले, तो ये हो जाएगा
मॉडरेट इफेक्ट, मॉडरेट इफेक्ट। चलो अब एक अगली लिस्ट हम लोग बनाते हैं। अगले लिस्ट में हम ये जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग, पावर स्विंग का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग, तो पावर स्विंग का इफेक्ट आप जानते हो, सबसे कम जो पावर स्विंग का इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है माहौल रिले में, लीस्ट इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टेंस रिले में। और हमारा जो इम्पीडेंस रिले हो जाएगा इसमें मॉडरेट इफेक्ट हो जाएगा। फिर तो इतनी बातें हो गई, तो अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि समझना क्या है। ये इसके बारे में पिछली क्लासों में बताया जा चुका है। एक लिस्ट और हम लोग बना लेते हैं कि डायरेक्शनल कौन है, कौन नॉन डायरेक्शनल है। अगर हम बना ही रहे हैं लिस्ट, तो हम ये चाहेंगे कि पूरी की पूरी जानकारी जितना संभव हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग कलेक्ट कर पाएँ इस लिस्ट के माध्यम से। इस टेबल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी कलेक्ट कर पाऊँ। तो अगला जो मेरा बनेगा वो हो जाएगा, अगला मेरा जो होगा चार्ट या कॉलम वो हो जाएगा डायरेक्शनल, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। तो इसमें आप ये बताओ, देखो आप जानते हो कि माहो रिले केवल डायरेक्शनल है, इनहेरेंट डायरेक्शनल है, बाकी आपका इम्पीडेंस रिले और रिएक्टेंस रिले दोनों नॉन डायरेक्शनल है। तो इसमें लिख लो, माहो रिले वाला आपका हो जाएगा डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल रिले, और आपका इम्पीडेंस रिले नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल। रिएक्टेंस रिले भी आपका नॉन डायरेक्शनल होगा। इतनी बात तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। बस एक हम लोग टेबल फॉर्म कर रहे हैं जिससे कि आसानी से हम लोग क्विक रिवीजन कर पाएँ। एक और टेबल हम लोग बना लेते हैं एप्लीकेशन, तो जिससे हमको कंप्लीट जानकारी लगभग डिस्टेंस रिले के बारे में मिल जाएगी। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ यूज होना है, एप्लीकेशन मीन्स कहाँ ये सब यूज होंगे। चलो एप्लीकेशन, तो ये तो आपको पता ही है कि जो डिस्टेंस रिले होता है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और माहो रिले होता है मेरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है, और रिएक्टेंस रिले मेरा होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखो आपका ये जो एप्लीकेशन है, इसमें जब कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा रिले कहाँ पर यूज होता है, और उसमें ये कभी नहीं पूछता है कि क्यों होता है, कि ये वाला लॉन्ग में क्यों होता है, ये वाला शॉर्ट में क्यों होता है। इसका भी रीज़न है, लेकिन इन सब रीज़न का डिस्कशन हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे, जब आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तब इसके बारे में और डिटेल में हम जाएंगे। इतने से आपका काम चल जाएगा, तो अभी हम इतना ही बताते हैं। और डीप में जाना होगा तो हम लोग जब क्लास में बैठ के बात करेंगे या क्लास में बैठ के लेक्चर लिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको और डीप में जाके बताऊंगा मैं। तो ये लिस्ट आप फटाफट बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। फटाफट ये लिस्ट आप बना लीजिए।
एक आध चीज़ें थोड़ा सा जान लीजिए। जो यहाँ पर जो मेरा इम्पीडेंस रिले है, ये इम्पीडेंस रिले कैसे ऑपरेट करता है। इम्पीडेंस रिले Z की वैल्यू मेजर करता है और उस Z की वैल्यू, वो Z की वैल्यू अगर वो जो Z है वो क्या है, इम्पीडेंस है। अगर उस Z की वैल्यू ये सर्किल के अंदर आया, अगर इस सर्किल से कम है तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। तो अब इसमें ये बात आती है कि जो Z है या मीन्स जो इम्पीडेंस है वो 3 टाइप का होता है। एक पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है, एक निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है और एक जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है। तो जो इम्पीडेंस रिले मेरा है वो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस रिले को मेजर करता है। जो इम्पीडेंस रिले मेरा होता है वो पॉजिटिव सीक्वेंस रिले को पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के अनुसार ऑपरेट करता है। ये चीज़ आप समझिएगा, याद रखिएगा। दूसरा, ओवर रीच की समस्या आती कैसे है। ओवर रीच में हमने पढ़ा था कि डीसी इफेक्ट के कारण ओवर रीच की प्रॉब्लम आती है। और ओवर रीच की समस्या डिस्टेंस रिले में होता क्या है, जो इस रिले का रीच होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका रीच है, लेकिन होता कि अपने रीच से बाहर भी अगर ये रिले ट्रिप करा दे, अपने रीच से इसका रीच, इस रिले का रीच यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस रिले का रीच यहाँ से लेके यहाँ तक का है। लेकिन अगर फॉल्ट इस रीच से बाहर कहीं पॉइंट F1 पर आ जाए, पॉइंट F1 पर आ जाए और ये रिले इस फॉल्ट के कारण ऑपरेट कर जाए, तो ये कहा जाएगा ओवर रीच। यही तो कहा जाएगा ना, ओवर रीच। ठीक है। अब जबकि अगर इम्पीडेंस की बात की जाए तो हमारा इस कंडीशन में इम्पीडेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का आ रहा है, मीन्स इम्पीडेंस की वैल्यू तो अधिक हुई होगी। अगर केवल कंडक्टर का इम्पीडेंस जोड़ा जाए तो इम्पीडेंस का मान अधिक होगा, लेकिन मेरी रिले तो ऑपरेट कर गई। तो ये कहलाता है ओवर रीच की प्रॉब्लम, ओवर रीच की घटना रिले में, और इसके बारे में डिटेल में पिछली क्लास में बताया जा चुका है। अब इसी तरीके से देखो, ये जो रिले है, मैं उदाहरण के तौर पर मान लूँ कि इम्पीडेंस रिले है। उदाहरण के तौर पर मैं ये मान रहा हूँ कि इम्पीडेंस रिले है। और इम्पीडेंस रिले कब ऑपरेट करती है? इम्पीडेंस रिले तभी ऑपरेट करेगी जब रिले में इम्पीडेंस की वैल्यू सेट इम्पीडेंस से कम आए। सेट इम्पीडेंस से कम आए तो रिले ऑपरेट करेगी। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो सेट इम्पीडेंस से ज़्यादा आ रहा है, तब भी रिले ऑपरेट कर रही है। तो इस घटना को मैं क्या बोल रहा हूँ? ओवर रीच। ओवर रीच। ये तो हुई डिस्टेंस रिले की कहानी। ये कब ऑपरेट किया? सेट इम्पीडेंस यहाँ से यहाँ तक सेट इम्पीडेंस है, उससे अधिक इम्पीडेंस आया तो रिले ऑपरेट कर गई, तो ये कहलाया जाएगा ओवर रीच प्रॉब्लम। अगर इसी तरीके से आपसे ओवर करंट रिले की बात किया जाए तो ओवर करंट रिले में जो ओवर रीच की समस्या आती है वो समस्या ऐसे आती है कि जब पिकअप वैल्यू से कम करंट हो, तब भी रिले ऑपरेट कर जाए, तो वो कहलाएगा ओवर रीच की प्रॉब्लम। किसमें? ओवर करंट रिले में। जब पिकअप वैल्यू से कम करंट हो तब भी रिले ऑपरेट कर जाए तो वो पिकअप ओवर करंट रिले के लिए क्या कहलाएगा? ओवर रीच प्रॉब्लम। और डिस्टेंस रिले में क्या होता है? जब सेट इम्पीडेंस जो है इसमें अधिक आता है और इसमें कम आता है, जो भी सेट वैल्यू है, सेट एक्चुएटिंग क्वांटिटी है, ओवर करंट रिले की तुलना में ओवर करंट रिले में कम आएगी, तब ओवर रीच की समस्या आएगी। और डिस्टेंस रिले में जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी मीन्स इम्पीडेंस है वो ज़्यादा होगी, तब भी रिले ऑपरेट कर जाए तो वो ओवर रीच की समस्या कहलाएगी। चलिए, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर अपने बढ़ते हैं। ये लिस्ट तो आप लोग बना लिए होंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना नया टॉपिक देखते हैं। नए टॉपिक में देखिए करना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है अब डिफरेंशियल रिले। अब आपका जो डिस्टेंस रिले था वो कंप्लीट हो गया, जो आपके काम का है वो कंप्लीट हो गया। पढ़ाने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, अभी डिस्टेंस रिले में ही।
अच्छा, हमने अभी तक आपको डिस्टेंस रिले में इतना केवल बताया कि ये कैसे वर्क करता है, लेकिन किसी हम लाइन को प्रोटेक्ट करवाने के लिए एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे होता है वैसा कुछ हमने अभी तक नहीं बताया, उसको भी मैं बताऊंगा। हम करते क्या हैं, डिफरेंशियल रिले पढ़ लेते हैं तो जितनी बेसिक टाइप की हमारी रिले थी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इनका यूज बताएंगे, कहाँ कैसे इनको लगाया जाता है, उनको लगा के कैसे हम लोग यूज करते हैं। अगला मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले, डिफरेंशियल रिले में क्या है, देखो जो डिफरेंशियल रिले है, नाम बड़ा भारी है, डिफरेंशियल रिले का नाम बड़ा भारी है, लेकिन इनका काम बड़ा अच्छा है। जैसा नाम है इनका वैसा काम भी है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। इनका और रिले की तुलना में इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस इनका नाम बड़ा भारी है और काम भी बड़ा भारी है। ये काम भी बहुत अच्छा करते हैं और इनका नाम भी बड़ा भारी है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, बड़ा आसान है। इनका सीधा फंडा ये होता है कि ये ऑपरेट करता कैसे है। ये इसके ऑपरेट करने की दो कंडीशन है, या तो इसमें होता, सबसे पहले होता क्या, दो सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए, टू सिमिलर क्वांटिटीज। टू, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जो लोग डिफरेंशियल रिले के बारे में नहीं सुने उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ है टू सिमिलर क्वांटिटीज़ होना चाहिए। अब टू सिमिलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, मान लीजिए I1 I2 हो जाएं या V1 V2 हो जाएं, तो ये सिमिलर क्वांटिटीज़ हो गई। अब ये ऑपरेट कैसे करेगा, ये दोनों के डिफरेंस पर ऑपरेट करेगा। डिफरेंस मीन्स चाहे I1 I2 बराबर कुछ हो, या V1 माइनस V2 बराबर कुछ आए, या फेजर डिफरेंस, इनके बीच फेज डिफरेंस हो। देखो ये वाला डिफरेंस कौन सा है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड हम लोग करते क्या हैं, हम कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं कि जो एक हमारी ये रिले है, ये रिले का नाम है डिफरेंशियल रिले। ये वाली रिले कौन सी है, डिफरेंशियल रिले है। और इस रिले में करंट, मान लीजिए मैं करंट की बात करूं तो इधर से I1 करंट आएगी, और इस रिले में कुछ हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि इधर से I2 करंट आएगी। बात को समझो, इधर से ये रिले कौन सी, डिफरेंशियल रिले है, और इधर से इसमें I1 करंट आएगी और इधर से इसमें I2 करंट आएगी। ये रिले तभी ऑपरेट करेगी, जब इसमें I1 I2 का कुछ डिफरेंस आएगा। अगर I1 माइनस I2 बराबर 0 हो गया, I1 माइनस I2 बराबर 0, तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगर I1 माइनस I2 बराबर कुछ वैल्यू आ गई, मान लीजिए मैंने K लिख दिया, तो रिले मेरी ऑपरेट कर जाएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम एक ऐसा रिले लेते हैं कि जिसमें डिफरेंस पर वो ऑपरेट करता है, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के डिफरेंस पर ऑपरेट करेगा। अगर सिमिलर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस आया तो रिले ऑपरेट करेगी, अगर डिफरेंस उनका 0 आ गया तो रिले मेरी ऑपरेट नहीं करेगी। ये तो थोड़ा सा कुछ बेसिक, या आप इसको अपने रफ लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो कि ये एक मोटा जानकारी आपको मिली है। अब हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीसन लिखते हैं, फिर डिफिनीसन के बाद हम लोग धीरे धीरे अगले स्टेप में पढ़ते हैं। अच्छा, दो चीज़ समझो, जो डिफरेंस आता है, अगर AC करंट की बात करूं तो मैं अगर कहूं कि मान लीजिए मेरी I1 करंट है, वो एक
10 कोण 10 ऐसा करता हूँ, एक है 10 कोण 30 अंश है और 10 कोण 45 अंश है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, मीन्स कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। अब इसी तरीके से मान लीजिए I1 बराबर आपका आ जाए, मान लो कि 20 कोण 30 अंश और I2 बराबर आ जाए 10 कोण 30 अंश। तो इनका भी जो डिफरेंस होगा I1 माइनस I2 बराबर नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 0 के बराबर नहीं आएगा। इन दोनों केस में मेरी रिले ऑपरेट करेगी। समझने वाली बात यह है कि इस केस में भी मेरी रिले ऑपरेट करेगी। तो चाहे मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो, चाहे फेज का डिफरेंस हो, ये दोनों चीज़ को देखता है। ये जो डिफरेंशियल रिले है दोनों चीज़ों को देखता है। डिफरेंशियल रिले एसी में यूज होता है, ठीक है, एसी में यूज होता है, और ये दोनों चीज़ों को देखता है। अब इनका डिफरेंस अगर 0 से अधिक आया तो रिले ऑपरेट कर जाएगी। मैं यहाँ पर 0 से अधिक कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 0 से अधिक कह रहा हूँ, लेकिन कुछ डिफरेंशियल रिले में उसकी कुछ वैल्यू हम सेट कर देते हैं। मान लीजिए 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो अगर मान लीजिए हमने 2 एम्पियर सेट कर दिया तो जब उनका डिफरेंस, जब दोनों I1 और I2 का डिफरेंस 2 एम्पियर से अधिक आएगा तो रिले मेरी ऑपरेट करेगी, अदरवाइज ऑपरेट नहीं करेगी। उनका नाम होता है बायस डिफरेंशियल रिले, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले प्लेन डिफरेंशियल रिले से शुरुआत करते हैं। प्लेन डिफरेंशियल रिले में बताया यही जाता है कि जब उनमें जो करंट का डिफरेंस है, या देखो मैं करंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी वोल्टेज का भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चूँकि ये हमारे बोलते बोलते हमारे टंग में आ जाती है तो इसलिए हम करंट का बार बार निकल जाता है। तो आप करंट का मतलब सिर्फ करंट मत समझिएगा, वोल्टेज भी हो सकता है। तो जब करंट का डिफरेंस 0 से अधिक आ गया तो रिले मेरी ऑपरेट कर जाएगी। ऐसा कौन कहता है? प्लेन डिफरेंशियल रिले का कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है। और ये रिले ऑपरेट कैसे करेगा? ये रिले रहेगी, इसमें दोनों साइड से करंट फ्लो होगी। जब इनका दोनों का डिफरेंस 0 से अधिक होगा तो रिले ऑपरेट करेगी। रिले ऑपरेट करने का मतलब ये है कि ये हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएगी, ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएगी। तो ये कुछ थोड़ा सा ये एक व्यवहारिक टाइप का, ये आप कह सकते हो मोटा मोटी जानकारी है। अब अगले क्रम में हम लोग चलेंगे कि इसका डिफिनीसन लिखते हैं। डिफिनीसन लिखने के बाद फिर और चीज़ों को समझते हैं। इसको पहले हटा दिया जाए तब फिर समझ में आएगा। हाँ, इसका डिफिनीसन लिखिएगा सब लोग। Differential relay is defined as the relay differential relay is defined differential relay is defined as the relay differential relay is defined as the relay that operate when the difference of two similar electrical quantities exceeds a predetermined value,
माइंड वैल्यू। एक बार पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ। डिफरेंशियल रिले इज डिफाइंड एज द रिले दैट ऑपरेट व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एक्सीड्स ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू। एक डिफरेंशियल रिले कब ऑपरेट करेगी? जब उसमें दो सिमिलर क्वांटिटीज का डिफरेंस प्री डिटरमाइंड वैल्यू मतलब कि जो सेट वैल्यू है अगर उससे अधिक आया तो रिले मेरी ऑपरेट कर जाएगी। यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कि अगर जैसे चाहो तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। अगर ये मेरी डिफरेंशियल रिले है और इसमें जो करंट का डिफरेंस है, इसमें जो करंट का डिफरेंस ये I1 और ये I2, इसमें करंट का डिफरेंस है। अगर ये करंट का डिफरेंस सेट वैल्यू देखिए दो टाइप का होता है डिफरेंशियल रिले। एक होता है प्लेन डिफरेंशियल रिले होता है, दूसरा होता है बास्ट डिफरेंशियल रिले। तो जो प्लेन डिफरेंशियल रिले होता है वो तब भी ऑपरेट कर जाएगा जब I1 माइनस I2 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से अधिक होगा, उस कंडीशन में ऑपरेट कर जाएगा। और दूसरा एक डिफरेंशियल रिले होता है जिसमें कुछ वैल्यू प्री डिटरमाइंड वैल्यू सेट कर देते हैं। मान लीजिए हमने 2 एम्पियर सेट कर दिया, तो अगर इसमें I1 और I2 का डिफरेंस 2 एम्पियर से अधिक आया तो भी रिले ये ऑपरेट कर जाएगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ये जो रिले है ऑपरेट करती है दो सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, टू सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर करंट है तो इधर भी करंट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं करंट वोल्टेज का डिफरेंस में ऑपरेट कर जाएगा। अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज के डिफरेंस पर ही ऑपरेट करेगा। तो इसीलिए कहा गया टू सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो ये होता है इसका मतलब। अब इसी में एक पॉइंट और लिख लो। डिफरेंशियल रिले लिखो। डिफरेंशियल रिले में होता क्या है, दो या दो से अधिक सिमिलर, दो या दो से अधिक सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का प्रयोग होता है। डिफरेंशियल रिले में दो या दो से अधिक सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का प्रयोग होता है। मतलब कि चाहे करंट यूज कर रहे हैं तो करंट ही करंट रहेगा, वोल्टेज है तो वोल्टेज ही वोल्टेज रहेगा। अगला पॉइंट इसमें लिखो। अगले पॉइंट में लिखो रिले को ऑपरेट कराने के लिए दोनों सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के बीच फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक। और एक चीज़ और जान लो, जो ये फेज डिफरेंस होता है सामान्य दशा में 180 अंश में होता है। सामान्य दशा में 180 अंश का मतलब ये होगा
कि ये हमारा रिले है, इधर से करंट I1 जा रही है, इधर से करंट I2 जा रही है। अगर ये दोनों करंट की वैल्यू समान है, मान लो ये 5 एम्पियर है और ये वाली भी 5 एम्पियर है, अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस 180 अंश है तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 0 के बराबर होगा। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। अगर इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस 180 अंश का होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो सामान्य दशा में देखो, ये जो डिफरेंशियल रिले है इसमें करंट हर समय फ्लो करेगी। अगर जब हम इसको लोड लेंगे या सप्लाई में यूज करेंगे तो हर कंडीशन में रिले में I1 I2 करंट फ्लो होती है। अभी बताऊंगा मैं कैसे होती है। सभी कंडीशन में, चाहे नो लोड हो, फुल लोड हो या अधिक लोड हो, सभी कंडीशन में करंट फ्लो होगी। लेकिन ये ऑपरेट तभी करेगा जब इन दोनों का डिफरेंस का कुछ मान आएगा। अगर इनका दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। सामान्य दशा में जो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनके बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 अंश का होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिले ऑपरेट नहीं करता है। इसको लिख लो ब्रैकेट में, सामान्य दशा में दोनों, सामान्य दशा में ऐसा लिख दो, सामान्य दशा में इनके बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस होता है ये। अब ये जो डिफरेंशियल रिले होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो जो फंडामेंटल डिफरेंशियल रिले हैं वो 2 तरीके का होता है। एक मेरा कहलाता है करंट बैलेंस रिले और दूसरा कहलाता है वोल्टेज बैलेंस रिले। फंडामेंटल डिफरेंशियल रिले कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। चलो इसको लिखो फटाफट। फंडामेंटल डिफरेंशियल रिले, फंडामेंटल डिफरेंशियल रिले 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला करंट बैलेंस रिले। दूसरा होता है वोल्टेज बैलेंस रिले। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि डिफरेंशियल रिले क्या है। अब हम करेंगे क्या, देखो अभी तक हमने ये करंट बार बार हम बना दिए, इनका दोनों का डिफरेंस, ये सारी कहानी हम बता दिए। लेकिन आपको शायद समझ में आया होगा, इसका 20% ही समझ में आया होगा। ये मुझे पता है, ये मुझको पता है कि मैं अभी इसमें जो दोनों करंट का डिफरेंस बता रहा हूँ, इधर से करंट बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप इसमें का 20% ही समझ में आया होगा। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक हम एग्जाम्पल लेंगे और प्लेन डिफरेंशियल रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन डिफरेंशियल रिले का मतलब ये होगा कि जब इनका डिफरेंस 0 से अधिक होगा तो रिले मेरी ऑपरेट कर जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्लेन डिफरेंशियल रिले का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे मेरा रिले ऑपरेट करता होगा। चलो इसको हटा दिया जाए, फिर उसके बाद उसका फिगर बनाते हैं। डिफरेंशियल रिले का देखो यूज़ तो आप जानते ही होंगे, ट्रांसफार्मर में होता है, बस बार में होता है। और इसमें कुछ नई चीज़ें भी निकल के आएंगी
जब मैं डिफरेंशियल रिले बता दूंगा तो उसके बाद हम लोग हम क्या करेंगे, क्या इन सभी रिले का यूज़ पढ़ेंगे। मीन्स उनका नाम दे दिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो इन सब के नाम से हम लोग इन रिले का यूज हम लोग पढ़ते हैं। चलो, इसका नाम होता है करंट डिफरेंशियल रिले। अगला जो टॉपिक हमारा होगा उसे हम बोलते हैं करंट डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले, या तो हम इसको बोलते हैं प्लेन डिफरेंशियल रिले। प्लेन डिफरेंशियल रिले, प्लेन डिफरेंशियल रिले। करंट डिफरेंशियल रिले या प्लेन डिफरेंशियल रिले, इसमें देखो होता क्या है, हमारा सिस्टम जनरली जो पावर सिस्टम है 3 फेज सिस्टम पर यूज होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे, उसमें केवल एक फेज की बात करेंगे, एक फेज का हम प्रोटेक्शन समझेंगे। वैसे ही हमारा तीनों फेज का होता होगा। तो एक फेज का हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद तीनों फेज के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होता है कि जिस सिस्टम को प्रोटेक्ट कराना होता है वो मेरा सिस्टम चाहिए, और मुझे 2 सीटी चाहिए कम से कम। अगर एक फेज की बात हो रही तो मुझे 2 सीटी चाहिए और मुझे डिफरेंशियल रिले चाहिए। इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ये मानूं कि हमारा कोई सिस्टम है और ये लाइन से ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरा कोई सिस्टम कनेक्ट है और ये लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इससे जुड़ा हुआ है। और ये मैं मानूं कि सप्लाई ये ऐसे ये जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीटी कनेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग करते हैं सीटी कनेक्ट। सीटी कनेक्ट कुछ ऐसे होता है, और आप चाहो तो पूरा बना दो सीटी का फिगर, कुछ ऐसा बना दो समझने के लिए। अगर चाहो पूरा बनाना, ये ऐसे मेरा सीटी हो जाएगा। एक सीटी मेरा ऐसे सेम इसी लाइन में ऐसे लगा होगा। ये एक सीटी मेरा कुछ ऐसे लगा होगा। इन सीटी में होता क्या है, देखो प्राइमरी वाइंडिंग ये ऐसे होगी, इसमें भी प्राइमरी वाइंडिंग ये ऐसे होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप जानते हो। सेकेंडरी वाइंडिंग ये ऐसे होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग ये ऐसे होगी। सीटी जुड़ी कैसे होती है, लाइन के सीरीज में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऐसे यहाँ जुड़ा होगा और ये वाला ऐसे यहाँ से करंट I1 इधर आएगी, और ये वाला यहाँ से ऐसे जुड़ेगा और ये सीटी से ऐसे जुड़ के ऐसे लाइन चली जाएगी। और इन दोनों के बीच भी हम यहाँ पर रिले लगाते हैं। और यहाँ से ये जो वायर में या कंट्रोल केबल में लेके आया हूँ रिले में, ये वायर या ये कंट्रोल केबल मेरा कहलाता है पायलट वायर। यही चीज़ मेरा कहलाता है पायलट वायर। ये यहाँ से लेके हम आए यहाँ तक, ये पायलट वायर, या ये यहाँ से मैं लेके आया ये पायलट वायर। उदाहरण के तौर पर आप ये मानो कि यहाँ कोई सिस्टम लगा हुआ है, जो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सबसे पहले तो हम ये माने कि ये जो हमारी सीटी है, ये जो मेरी सीटी है ये 400/5 एम्पियर रेटिंग की है, और ये भी मेरी 400/5 एम्पियर की है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं कहूँ I1 करंट फ्लो हो रही है 400 एम्पियर, तो यहाँ से सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर। यही 400 एम्पियर यहाँ भी फ्लो हो रहा है, यहाँ भी 400 एम्पियर फ्लो हो रहा है। मीन्स ये वाला जो I2 है ये भी 400 फ्लो हो रहा है। तो इसके भी सेकेंडरी में कितना फ्लो होगा, 5 एम्पियर फ्लो होगा। यही है ना, यहाँ से आया 5 एम्पियर, यहाँ से आया 5 एम्पियर, और ये इधर ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 5 - 5 = 0। तो ये रिले कुछ ऐसे ऑपरेट करता है। बात समझ में आई होगी।
ऐसे सीटी लगा रहेगा, इसके सेकेंडरी को मैं ले जाऊंगा। जो मेरा पैनल होता है उसमें डिफरेंशियल रिले लगा होता है। कौन सा पैनल? कंट्रोल एंड रिले पैनल एक लगा होता है, कंट्रोल रूम में रखा होता है, जिसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। जो बच्चे हमारी पिछली क्लासेस देखे होंगे तो उसमें तो बाकायदा बना के भी दिखाया गया है कि कहाँ पर कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्विच यार्ड क्या होता है, स्विच यार्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब बताया जा चुका है। खैर उसको छोड़ो, हम लोग यहाँ समझते हैं। तो ये कुछ ऐसा रहेगा। अब हम करते क्या, जो हम इतना बड़ा सीटी बनाते हैं, इतना बड़ा सीटी बनाने की जगह हम ये ऐसे सिंबल बना देते हैं। ये मेरा हो जाता है सीटी का सिंबल। सीटी का सिंबल मतलब कि ये हुआ कि अगर इसमें 400 एम्पियर गई होगी करंट तो इसमें 5 एम्पियर की करंट आएगी। ये ऐसे हम सिंबल बनाते हैं। तो ये पूरा हटा के हम कुछ ऐसा सिंबल बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लो, ये जो सीटी होता है, इस सीटी के अंदर कूलिंग के लिए आयल भरा होता है। इसका बेसिक पर्पज कूलिंग होता है, और आयल है ट्रांसफार्मर आयल या मिनरल आयल भरा है तो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन सीटी के केस में अगर आयल का बेसिक पर्पज पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि हम इसका बेसिक पर्पज है कूलिंग करना। अब बाकी ट्रांसफार्मर आयल है तो भाई वो तो हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड तो करेगा ही। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर डायग्राम में, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं करंट डिफरेंशियल रिले, या इसी को मैं कहूँगा प्लेन डिफरेंशियल रिले। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, या ट्रांसमिशन लाइन है, या कुछ भी लाइन मान लो। ये लाइन आ रही इधर, यहाँ पर कोई सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम के बाद ये लाइन ऐसे आगे चली जा रही, यही तो होगा इस सिस्टम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीटी कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं कनेक्ट? हम सीटी कनेक्ट करते हैं। एक सीटी ये कनेक्ट है, ठीक है, और एक सीटी ये कनेक्ट है, एक सीटी ये कनेक्ट है। इन सीटी की सेकेंडरी को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। देखो ये सीटी का पहला सिरा, ये सीटी का दूसरा सिरा, ये सीटी का पहला सिरा, ये सीटी का दूसरा। अगर थोड़ा सा मैं नंबरिंग करूं तो ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। और सीरीज में जोड़ने का मतलब ये होता है कि पहले के दूसरे को, दूसरे के पहले को। ठीक है, अगर आपके पास 2 कॉइल है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, इसका पहला सिरा ये, इसका दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये। तो अगर इससे आपसे कहें कि इस कॉइल को आप पैरेलल में जोड़िए, तो आप पैरेलल में जोड़ने का मतलब पहले को पहले से जोड़ देंगे, दूसरे को दूसरे से जोड़ देंगे, यही करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इस कॉइल को सीरीज में जोड़िए, तो सीरीज में जोड़ने का मतलब ये है, ये दूसरे को पहले से जोड़ दें, ये यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये ऐसे सीरीज में आएगी, यहाँ से आते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो मीन्स दूसरे वाले को पहले से ऐसे हमको जोड़ना है। तो इसमें सीटी की जो सेकेंडरी होती हैं वो सीरीज में जुड़ती हैं। तो ये हमने सीरीज में जोड़ दिया है, ये दूसरे को पहले से, इसी तरीके से पहले वाले को दूसरे से जोड़ देते हैं। ठीक, और यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल रिले लगा है। ये इस पॉइंट पे मेरा डिफरेंशियल रिले लगा है, इसको मैं आर नाम दे देता हूँ। आर मतलब रिले। आर मतलब रिले, ये मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। हम क्या करें, ऐसे ठीक नहीं लग रहा तो हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि हम अल्टरनेटर की एक वाइंडिंग को, एक फेज की वाइंडिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें वाइंडिंग में बना देता हूँ, अल्टरनेटर की वाइंडिंग बना देता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है।
ठीक, ये आपका वाइंडिंग हो गया। अब ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे इसको बढ़ाया जाए, थोड़ा सा इसको और, इसी तरीके से इधर भी आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं सीटी लगा के रखा हूँ, ये जो मैं सीटी लगा के रखा हूँ इसका रेशियो है CTR है 200/1 एम्पियर, ये वाली सीटी का। इसी तरीके से इधर जो सीटी है इसका भी होगा 200/1 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी में करंट 200 एम्पियर है तो इसके सेकेंडरी में 1 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ से समझो, यहाँ मान लो कि I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ I कैपिटल I, यहाँ भी I होगी और यहाँ भी I होगी, यही तो होगी। अगर इधर I करंट फ्लो हो रही तो लेंज लॉ से इधर मैं मान रहा हूँ इस डायरेक्शन में स्मॉल I करंट फ्लो होगी, और इसी तरीके से अगर इधर करंट फ्लो होगी तो लेंज लॉ से इस सीटी के सेकेंडरी में मान रहा हूँ कि इधर स्मॉल I करंट फ्लो होगी। ये स्मॉल I करंट यहाँ से फ्लो होगी और ये स्मॉल I करंट ऐसे यहाँ फ्लो होगी। ये फिर ऐसे फ्लो होते हुए अपना पाथ ये कंप्लीट करती रहेंगी, ठीक है। इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, बात समझ रहे होंगे। तो ये आपका फिगर आप बना लीजिए, ये 2 सीटी लगी हैं, चाहो तो इसका नाम भी दे दो, CT1 और ये CT2, और इनकी रेटिंग भी हमने लिखा ही है तो ये रेटिंग भी आप लोग लिख लेंगे, ये रेटिंग लिख लीजिए। और इसमें अब थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। चलो, इसमें आप लिखो प्लेन डिफरेंशियल रिले में प्लेन डिफरेंशियल रिले में सीटी की सेकेंडरी को सीरीज में जोड़ा जाता है, सीटी के सेकेंडरी को सीरीज में जोड़ा जाता है। प्लेन डिफरेंशियल रिले में सीटी के सेकेंडरी को सीरीज में जोड़ते हैं। चलो, इतनी बात हो गई। अब हम कुछ मानते हैं ऐसा, हमने ये माना कि अभी इसमें फुल लोड जो मेरी करंट है, जो मेरी फुल लोड करंट है वो 200 एम्पियर है। और 200 एम्पियर कहने का मतलब ये हुआ कि 200 एम्पियर हमने माना तो यहाँ भी हमारा 200 एम्पियर आ जाएगा, और इधर इस साइड भी 200 एम्पियर, भाई यही सीरीज में ही तो जा रही है। और अगर 200/1 की सीटी है तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 एम्पियर फ्लो होगा, इसी तरीके से यहाँ भी हमारा 1 एम्पियर, ये भी मेरा 1 एम्पियर हो जाएगा और ये मेरा 1 एम्पियर। इसी तरीके से यहाँ भी 1 एम्पियर आया है ना, और ये वाली करंट इधर से आई तो यहाँ भी हमारा 1 एम्पियर। इन दोनों का डिफरेंस 1 एम्पियर क्या हो गया, 0। तो इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, इस कंडीशन में ये दिख रहा है कि आपकी रिले कॉइल आपकी जो रिले है वो ऑपरेट नहीं करेगी। तो इसी चीज़ को चाहो तो लिखो, इसमें लिखते जाओ, माना अल्टरनेटर की वाइंडिंग 200 एम्पियर करंट, ऐसा करो अल्टरनेटर की वाइंडिंग से लिख लो, अल्टरनेटर की वाइंडिंग से
200 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण सीटीज की सेकेंडरी में एक एम्पियर करंट प्रवाहित होगी, एक एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। और रिले में इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जिससे इस दशा में रिले ऑपरेट नहीं करेगी। बात समझ गए ना? बताने का मतलब ये था कि जैसे हमारा ये CT1 है, ये CT2 है और ये रिले वाली करंट है। यहाँ जो फ्लो हो रही है आई रिले हमने लिख दिया। सीटी में करंट कितना फ्लो हो रही है? सीटी में करंट मेरी फ्लो हो रही है पहले कंडीशन में 200/1 एम्पियर। इसमें CT2 में भी 200/1। यही तो है ना ये भाई, 200 एम्पियर प्राइमरी में, सेकेंडरी में 1 एम्पियर, 200 एम्पियर प्राइमरी में, सेकेंडरी में 1 एम्पियर। ये हुआ तो रिले में कितना करंट फ्लो होगी? इन दोनों का अंतर 1 - 1 बराबर 0। तो क्या होगा? रिले ऑपरेट नहीं करेगी। अब आइए दूसरी कंडीशन। ये कंडीशन फर्स्ट थी। अब मान लो कि ये दूसरी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी जो माना अल्टरनेटर में ओवरलोडिंग के कारण 400 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रही है। अगर अल्टरनेटर में 400 एम्पियर करंट प्रवाहित होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि सीटी की प्राइमरी में 400 एम्पियर प्रवाहित होगा। अगर सीटी की प्राइमरी में 400 एम्पियर प्राइमरी में यहाँ पर 400 एम्पियर प्रवाहित होगा, यहाँ पर 400 एम्पियर प्रवाहित होगा तो सीधा सा मतलब ये है कि इसी के अनुसार सीटी रेशियो का मतलब है इसी के अनुसार चीज़ें बदलेंगे। अगर 200 एम्पियर है बटे 1 रेटिंग दिया है तो मतलब प्राइमरी में अगर 200 प्रवाहित होगी तो सेकेंडरी में 1। और अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंज कर दिया जाए तो अगर कहा जाए कि प्राइमरी में 50 एम्पियर प्रवाहित हो रही तो सेकेंडरी में 0.5 एम्पियर। कहा जाए कि 400 एम्पियर प्राइमरी में प्रवाहित हो रही है तो इसका 200 का दुगना 400 है तो 1 का दुगना 200। तो इस तरीके से ये सीटी रेशियो का मतलब होता है। इसी के अनुसार सेकेंडरी में भी करंट चेंज हो रही है। तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि यहाँ आपका जहाँ 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अब इस कंडीशन में वहाँ कितना फ्लो होगा? 2 एम्पियर फ्लो होगा। 2 एम्पियर हर जगह फ्लो होगा। यहाँ पर जो इसका डिफरेंस आएगा 2 - 2 = 0। तो यहाँ पर मीन्स 400/2 एम्पियर, सीटी सेकेंडरी में 400/2 एम्पियर। ये दोनों 2 एम्पियर कहाँ? सेकेंडरी की करंट है, ये कहाँ जाती हैं? रिले में। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। मीन्स रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो यहाँ लिख लो, लिखो यहाँ पर इस दशा में
रिले में नहीं, ऐसा करो, इस दशा में सीटी की सेकेंडरी में, सीटी की सेकेंडरी में 2-2 एम्पियर, 2-2 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगी, 2-2 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी, और इनका डिफरेंस, और रिले में इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जिससे रिले ऑपरेट नहीं करेगा, अब आप समझो यहाँ पर आपने क्या पाया, यहाँ पर एक चीज़ ये नई निकल के आ गई कि अगर ओवरलोड की कंडीशन आएगी, तो भी डिफरेंशियल रिले से ऑपरेट नहीं होने वाला है। तो ये एक तरीके का नुकसान रहा है, डिफरेंशियल रिले के लिए एक तरीके का नुकसान है, या तो आप ये कह सकते हो कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में ये आता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समझाने का तरीका ये होता है, या तो सीधे लिखाते चले जाओ ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ एग्जाम्पल लेते जाएं और उसके अनुसार हम समझाते चले जाएं। तो यहाँ से आपको ये एक चीज़ निकल के आ रही है कि ओवरलोड की कंडीशन में डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि जो 200 की जगह 400 एम्पियर किसके कारण आया था, ओवरलोड के कारण आया था। और ये ओवरलोड के कारण हमने क्या पाया कि डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं करने वाला है। अब चलो आगे हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं, कंडीशन 3 आ जाओ। इसको हटाने के बाद कंडीशन नंबर 3 में आइए आप। सारी चीज़ें हम मान ही रहे हैं, ठीक है। कंडीशन 3 में अब आएंगे। अब कंडीशन 3 में हम आए तो कंडीशन 3 हमारा क्या है। कंडीशन 3 में मैं ये मानूं कि ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन 3 में मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, मीन्स शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पर ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला पॉइंट F1 में मान लूँ, और यहाँ पर ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। ये क्या है, F1, फॉल्ट पॉइंट F1। अब फॉल्ट पॉइंट F1 अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि लगभग मेरी 10 गुना करंट फ्लो होगी। कितने, 10 गुना। 10 गुना का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2000 एम्पियर करंट फ्लो होगी, जो 200 की जगह कितना, 2000 एम्पियर में मान रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 एम्पियर। जब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया पॉइंट F पर, तो ये पूरी वाइंडिंग ग्राउंड से कनेक्ट हो गई, तो इसमें मैं ये मान रहा हूँ कि 2000 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अगर प्राइमरी में 2000 करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी में भी उसी के अनुसार चेंज आ जाएगा। ये CT है, प्राइमरी में कितना करंट फ्लो हो रही है, 2000, कितने गुना है, 10 गुना। इस 200 का कितने गुना है, 10 गुना। तो इसी तरीके से 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 2000/10। यहाँ भी 2000/10। और हम लोग करते क्या है, जो सेकेंडरी साइड करंट है उसी का डिफरेंस देखते हैं, और उसका हमने डिफरेंस देखा तो क्या देखा, ये 0 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में भी रिले मेरी ऑपरेट नहीं करेगी। क्यों नहीं ऑपरेट करेगी, क्योंकि सेकेंडरी साइड जो हमारी करंट आ रही है वो उसी के अनुसार यहाँ पर भी 10 एम्पियर आएगी, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 10-10 एम्पियर,
ये 10 एम्पियर और ये 10 एम्पियर, ये रिले में जो फ्लो हो रही करंट वो कितना हो गई, 0 हो गई, तो रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। तो लिखो देखो, इससे बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं। आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी फिगर में सारी चीज़ें बना दे रहा हूँ। जैसे मेरा अभी कुछ फिगर बना था, उसमें मैं यहाँ पर पॉइंट बना दिया, F1 हो गया। लेकिन आपको हर बार नया फिगर बनाना है। ये तीसरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा फिगर आपके कॉपी में बनना चाहिए। अगर आप ऐसा बना पाओगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, अदरवाइज आज समझ में आएगा, बाद में नहीं समझ में आएगा। तो ये तीसरा फिगर है मेरे लिए, आप ये मान के चलो। कंडीशन 3 के लिए तीसरा फिगर है ये। चलो, फाल्ट F1 के कारण, फाल्ट F1 के कारण CT की प्राइमरी में लगभग 10 गुना करंट प्रवाहित होती है, 10 गुना करंट प्रवाहित होती है। और इसी के अनुसार सीटीज की सेकेंडरी में 10 एम्पियर प्रवाहित, 10 एम्पियर प्रवाहित होता है, जिसका डिफरेंस रिले में 0 या 0 हो जाता है, अर्थात इस कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक, इस कंडीशन में रिले आपकी ऑपरेट नहीं करेगी। अब आप कंडीशन चौथी में आइए। चौथी कंडीशन आपकी क्या कहती देखिए। उसमें कंडीशन नंबर 4 में कुछ ऐसा मानूंगा। ये आप अब अगला चौथा फिगर बनाइए फटाक से। ये मैं हटा दिया फॉल्ट पॉइंट, ये F1 हटा दिया, ये 2000 हटा दिया। अब आप चौथी कंडीशन बनाइए। चौथा फिगर आपका बनना चाहिए। चौथा फिगर आप लोग बनाइए। चौथा फिगर आप लोग बनाइए। ऐसे ही पूरा फिगर बना डालिए, फटाक से बनाइए। और चौथी कंडीशन में मैं ये मान रहा हूँ कि जो मेरा फॉल्ट आ रहा है वो फॉल्ट मेरा इस वाइंडिंग में आ रहा, इस वाइंडिंग में मेरा फॉल्ट आया और इस फॉल्ट पॉइंट को मैं नाम दे दिया हूँ F2। अब देखो, अब समझो यहाँ पर, चूंकि ये मान लो कि इधर लोड ही लगा है, तो ये जो लोड रहेगा हमारा रेटेड लोड हमने मान के चला था, रेटेड लोड हम मान के चले थे 200 एम्पियर। ठीक है, ये रेटेड लोड हम मान के चले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 200 एम्पियर रेटेड लोड होगा। इसका मतलब यही ना होगा कि यहाँ पर रेटेड लोड के अनुसार 200 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी। और यहाँ पर मैं मानूँ कि इस ग्राउंड फॉल्ट के कारण ये यहाँ की करंट और ये ग्राउंड में चली जाएगी। यहाँ पर ये मैं मान लूँ कि यहाँ पर 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितना मैं माना हूँ? 1000 एम्पियर। क्यों?
क्योंकि ये वाली करंट यहाँ आएगी, ये सीधे यहाँ जाएगी, मीन्स 800 एम्पियर ग्राउंड में जाएगी और बाकी जो 200 एम्पियर बचा है वो आगे सीधे हमारा लोड के लिए जाएगा। बात को समझो। अब असली पोजीशन पे आप आए हो, असली पोजीशन पे यहाँ पर कितना 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर है। 1000 एम्पियर किसके कारण? इस फॉल्ट के कारण। ये जो फॉल्ट है इसके कारण आपका 1000 एम्पियर करंट फ्लो होगी। जैसे इस करंट के दो रास्ते होंगे, यहाँ से एक करंट आएगी, एक यहाँ जाएगी, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो इधर जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इधर प्राइमरी से या इधर साइड से, सोर्स साइड से ये आपका 1000 एम्पियर करंट ले रहा है तो लोड साइड में कितना 200 एम्पियर ही लेगा और बाकी जो 800 बचा वो कहाँ चला जाएगा? वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो अगर देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्राइमरी में 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो, प्राइमरी में 1000 का मतलब इस सीटी के लिए 1000 का मतलब क्या होता है? 2 पंचे 10, 5 गुना, तो 200 का ये 5 गुना कितना है? 1000। तो इसी के अनुसार सेकेंडरी का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर हो जाएगा। और CT2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? प्राइमरी में आपका कितना फ्लो हो रहा है? 200 एम्पियर। तो सेकेंडरी में कितना फ्लो हो जाएगा? सेकेंडरी में भी भाई 200 है तो सेकेंडरी में भी आपका 1 एम्पियर तो रहेगा। प्राइमरी में अगर आपका 200 एम्पियर है सीटी की प्राइमरी में, तो सेकेंडरी 200/1 की आप सीटी लगाए ही हो, तो सेकेंडरी में भी आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। अब इनका जो रिले में करंट फ्लो होती, इन सेकेंडरी का डिफरेंस होता है। डिफरेंस मीन्स 5 - 1 = 4, मीन्स रिले ऑपरेट कर जाएगी। इस कंडीशन में जब चौथी कंडीशन में हम आएंगे तो रिले हमारी ऑपरेट करेगी। ये यहाँ पर 1000, यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर। यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर। यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पर 5 एम्पियर, इधर 5, इधर 1, 5 - 5 - 1, 5 - 1 = 4 एम्पियर। रिले में कितना करंट फ्लो होगी? 4 एम्पियर। तो रिले क्या हो जाएगा? ऑपरेट कर जाएगा। अब लिखो कंडीशन नंबर आपका ये 4 है। फॉल्ट F2 के दौरान, फॉल्ट F2 के दौरान, अब पूरा नहीं कहानी इसमें लिखाएंगे। फॉल्ट F2 के दौरान सीटीज की सेकेंडरी में क्रमशः 5 एम्पियर तथा 1 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर तथा 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। इनका डिफरेंस मतलब 4 एम्पियर। इनका डिफरेंस रिले में प्रवाहित होगा, जो कि रिले को ऑपरेट करा देगा। ठीक है, जो रिले को ऑपरेट करा देगा। तो आपने ये देखा, आप समझ रहे हो ना, सारी चीज़ों को समझते चलो। देखो, हम एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं इसीलिए कि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि आपकी रिले ऑपरेट कर जाएगी। अभी पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन आप 200/1 एम्पियर नॉर्मल लोड था। एक नॉर्मल लोड की कंडीशन में कोई रिले ऑपरेट नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन में हमने क्या माना था कि हमारा रिले ओवरलोड है। ठीक है, तो इसको
यहाँ चाहो तो एक लिखते जाएं, अगर हम लोग लिखते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मान लीजिए कंडीशन करके लिख दूं और इसमें मैं ये बोल दे रहा हूँ रेटेड लोड, रेटेड लोड या रेटेड, चलो ठीक है लिख देता हूँ रेटेड लोड है ये ओवरलोड है, ओवरलोड है। ये फॉल्ट F1 की कंडीशन है, ये वाला फॉल्ट F2 की कंडीशन है। एक कंडीशन और हम मान लेते हैं, इसको आप इसको इस टेबल को ज़रूर लिखिएगा। टेबल आपको आगे बहुत काम आने वाला, ये टेबल आपको आगे काम आने वाला, समझने में बड़ी आसानी होगी इससे। तो आगे अब एक कंडीशन और हम ले लेते हैं। एक कंडीशन में इसको हटाया जाए, एक कंडीशन और हम क्या मान सकते हैं, एक कंडीशन हम ये मानते हैं कि ये वाला फॉल्ट हम यहाँ पर हटा दें और ये जो करंट है इसको भी हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए और ये मैं ऐसे हटा दूँ, पूरा हटा देते हैं। ठीक है, इस पूरे को हम हटाते हुए हम आगे देखते हैं। ये इसको भी हटा दूं और ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये मैं हटा ही सकता हूं, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, ये और ये इतना। ठीक है, और इस कंडीशन में मैं ये मानूं कि ये जो मेरा कंडक्टर है, ये जो मेरा कंडक्टर है ये टूट कर ग्राउंड हो जाए। यहाँ से टूटा, यहाँ से टूट गया, ये आई मैं इधर बना देता हूँ इस साइड, यहाँ से टूटा और ये कंडक्टर टूट कर ग्राउंड हो गया, तो ये फॉल्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्ट पॉइंट F3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F3। और मैं ये मानूं कि इस कंडीशन में करीब 10 गुना करंट फ्लो हो रही। 10 गुना करंट का मतलब 2000 एम्पियर। यहाँ 2000 रहेगा, यहाँ तक भी 2000 रहेगा, यहाँ तक भी 2000 रहेगा, लेकिन ये चूंकि टूट कर ग्राउंड हो गया है तो इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर कितना, 0। तो इसको आप अगर लिखो, प्राइमरी की साइड जो CT है, जो प्राइमरी साइड की CT है, फॉल्ट कितना, फॉल्ट कहाँ पर है, फॉल्ट है F3 पॉइंट पर, फॉल्ट हमारा F3 पॉइंट है, वहाँ पर है। और यहाँ पर करंट क्या है, प्राइमरी साइड की, देखो ये प्राइमरी साइड की CT है ना, 2000 एम्पियर, 2000 एम्पियर प्राइमरी साइड में है। प्राइमरी साइड में कितना है, 2000 में, तो इसका मतलब सेकेंडरी साइड कितना हो जाएगा, इसी के अनुसार सेकेंडरी साइड भी हमारा 10 गुना, 200 का 10 गुना है 2000, तो 1 का 10 गुना हो जाएगा 10। इसी तरीके से CT के सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 0, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर, तो इसका मतलब सेकेंडरी में भी 0। अगर प्राइमरी 0 हो जाएगा तो सेकेंडरी भी 0 हो जाएगा। CT की प्राइमरी में 0 तो सेकेंडरी में भी 0, और इन सेकेंडरी का डिफरेंस ही तो रिले में फ्लो होता है ना। इन सेकेंडरी का जो डिफरेंस होता है मीन्स 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिले मेरी 10 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। इस कंडीशन का मतलब हो जाएगा रिले ऑपरेट करेगी, रिले ऑपरेट करेगी, यहाँ पर भी ऑपरेट करेगी, यहाँ पर नो ऑपरेशन, यहाँ पर भी नो ऑपरेशन, यहाँ पर भी नो ऑपरेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकेंडरी में कितना करंट आ जाएगा, यहाँ पर 10 एम्पियर, यहाँ पर आपका 10 एम्पियर, यहाँ पर भी आपका 10 एम्पियर, इधर आपका 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इनका 10 माइनस 0 बराबर 10, मीन्स रिले ऑपरेट करेगी। कंडीशन नंबर 5 आपकी है, कंडीशन नंबर 5 सीधे मैं यहाँ लिखूँगा फॉल्ट पॉइंट F3
फॉल्ट पॉइंट F3 के दौरान डिफरेंशियल रिले ऑपरेट करेगी। सीधा मैं यहाँ लिखूँगा, बहुत कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 कंडीशन पढ़ा, 5 कंडीशन, और पाँचों कंडीशन में आप ध्यान दो, पाँचों कंडीशन में आप ध्यान दो कि एक आपका, ये सब मैं हटाता हूँ थोड़ा सा सिंपल हो जाए, ये सब हटाओ, आई वाई सब हटा दो, सब हटाओ। आपका जो फॉल्ट आया था वो फॉल्ट यहाँ पर F3 फॉल्ट आया था, यहाँ F1 फॉल्ट आया था, और यहाँ पर F2 फॉल्ट आया था। यहाँ पर ध्यान दो, ये F1, F2, F3, ये 3 हमने फॉल्ट दिखाए थे ना, F1, F2, F3, 3 फॉल्ट दिखाए थे। सबसे पहले नॉर्मल जो कंडीशन, रेटेड कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। जब ओवरलोड हुआ, ओवरलोड का मतलब इस भी सीटी में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, इस भी सीटी में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, सेकेंडरी में उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब देखो फॉल्ट F1 कहाँ पर आया है, फॉल्ट F1 देखो इस सीटी के उस पार आया है, सीटी के बाहर आया है। अगर ये बाहर आने का मतलब है इधर भी करंट, इस सीटी में भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी और इस सीटी में भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो इनका डिफरेंस 0 आएगा। फॉल्ट F2 कहाँ आया है, फॉल्ट F2 देखो इस वाइंडिंग में आया है, तो इस वाइंडिंग में फॉल्ट F2 आया है, तो रिले देखो ऑपरेट की है। फॉल्ट F3 कहाँ आया है, इस वाइंडिंग के इधर आया, लेकिन इस सीटी के अंदर आया है, तो सीटी के जब अंदर आया था फॉल्ट F3, तब भी रिले मेरी ऑपरेट की थी। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आई, यहाँ से एक बात ये निकल के आई कि ये रिले हमारा तभी ऑपरेट करेगा, ये रिले मेरा तभी ऑपरेट करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यही इसका निचोड़ है। इतना जब मैं पूरा बताया हूँ, समझाया हूँ, लिखाया हूँ, 5 फिगर बनेंगे, इन सारे 5 फिगर का जो रिजल्टेंट आया, जो निचोड़ आया, वो यहाँ पर आके हम लोग पहुँचते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल रिले तभी मेरा ऑपरेट करता है जब इस सीटी से इस सीटी के बीच कोई फॉल्ट आता है। तब इस सीटी से मतलब इस सीटी और इस सीटी के बीच फॉल्ट कौन सा आया, मेरा ये वाला फॉल्ट आया था और ये वाला, तो इन दोनों कंडीशन में रिले मेरी ऑपरेट करेगी। और सीटी के बाहर कहीं भी फॉल्ट आए, सीटी के बाहर कहीं भी फॉल्ट आए, चाहे यहाँ पर आए, रिले मेरी ऑपरेट नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, सीटी हमारी तभी ऑपरेट कर रही है जब हम इसमें एग्जांपल में हमने क्या देखा कि जब रिले मेरा तभी ऑपरेट कर रहा है जब इस सीटी और इस सीटी के बीच कोई फॉल्ट आता है, तभी मेरा रिले ऑपरेट करता है। अदरवाइज बाहर फॉल्ट आए या ओवरलोड की कंडीशन हो, ये रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इतना समझो, इस प्रोटेक्शन को मैं यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम कहता हूँ, यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम कहता हूँ। यूनिट प्रोटेक्शन कहने का सिर्फ आशय ये है कि इसके प्रोटेक्शन की एक फिक्स बाउंड्री है, इसके प्रोटेक्शन की एक फिक्स बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है। जिस प्रोटेक्शन की बाउंड्री फिक्स हो, जिस प्रोटेक्शन की बाउंड्री फिक्स हो, उसको मैं बोलता हूँ यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम। जिस प्रोटेक्शन की बाउंड्री मतलब जिसका प्रोटेक्शन एरिया या प्रोटेक्शन रीच फिक्स है, उसको मैं बोलता हूँ, उस प्रोटेक्शन को मैं बोलता हूँ यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम। एक चीज़ ये हुआ। दूसरा, डिफरेंशियल रिले आप जान लो, ये इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, हमेशा इसका प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस होता है। डिफरेंशियल रिले का प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस होता है, बात हमेशा कंठस्थ रख लीजिए।
तो ये इस सारे के रिजल्टेंट हमको आए, इन्हीं चीज़ को एक नोट के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। नोट करके लिखिए। लिखो डिफरेंशियल रिले, पहला लिखिए डिफरेंशियल रिले तभी ऑपरेट करेगा जब फाल्ट CT टू CT के बीच आएगा, जब फाल्ट CT टू CT के बीच आएगा, CT टू CT के बीच डिफरेंशियल रिले कब ऑपरेट करेगा? जब इस CT और CT के बीच फाल्ट आएगा, तभी इस CT के, इन दोनों CT के बाहर चाहे इधर और चाहे इधर, चाहे जितना फाल्ट आ जाए, रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा, डिफरेंशियल नहीं ऑपरेट करेगा। लेकिन इस F1 की कंडीशन में ओवर करंट रिले ऑपरेट कर जाएगा, ओवर करंट रिले ऑपरेट कर जाएगा। कैसे ऑपरेट करेगा वो हम जब आगे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन बताएंगे तब उसमें बताएंगे, या तो अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन बताएंगे तब उसमें हम इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि ओवर करंट रिले क्यों ऑपरेट करेगा। और ऑपरेट होना भी चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक फॉल्ट है, इससे भी तो करंट फ्लो हो रही है ज़्यादा, तो इससे भी तो हमको वाइंडिंग को प्रोटेक्ट रखना है, तो इसलिए हमको प्रोटेक्ट इससे भी कराना है। लेकिन डिफरेंशियल रिले हमारा CT के बाहर फॉल्ट आएगा तो डिफरेंशियल रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। लिखो CT के बाहर फाल्ट आने पर डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, एक और लिखो, ओवरलोड की कंडीशन में तो डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं करता है, इस चीज़ को भी लिखो। ओवरलोड की दशा में डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं करेगा। देखो इसका सीधा मतलब है कि डिफरेंशियल रिले मेरा ऑपरेट तभी करेगा जब इसका डिफरेंस कुछ आएगा। अगर इनका डिफरेंस 0 0 0 है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगला लिखो, यह यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है, यह यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम है। इसका ऑपरेशन इंस्टेंटेनियस होता है। ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना है, याद रखना है। चलो, आपका आज का जो प्लेन डिफरेंशियल रिले है, प्लेन डिफरेंशियल रिले आज आपका क्लास कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन जितना आज डिफरेंशियल रिले के बारे में बताया गया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर दोहराइएगा और 5 फिगर ज़रूर बनाइएगा। थ्योरी जब भी आप कॉपी में नोट करिएगा तो 5 फिगर आपका बनना चाहिए, तभी चीज़ें क्लियर होंगी फ्यूचर के लिए। चलो, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।